तो नमस्कार मेरे प्यारे साथी, जैसा कि आप लोगों को हम मैथ का पहले चैप्टर का जो है फर्स्ट लेक्चर आप लोगों को यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान लैब पर जाइए, वहाँ आप लोगों को वह सभी वीडियो मिल जाएगा। चलिए आज हम आप लोगों को मैथ का यानी पहला चैप्टर का पार्ट नंबर 2 लेकर के आए हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, आपको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं लगेगा। चलिए आज हम उस पहले लेक्चर में आप लोगों को जो है पूर्णांक संख्या तक आप लोगों से हम बात कर लिए थे। आज हम सम विषम भाज्य अभाज्य संख्या पर बात करने के लिए आए हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहना है आपको, और आपको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब सम संख्या। आज हम आप लोगों को पहले सम संख्या पढ़ाएंगे, उसके बाद विषम, उसके बाद भाज्य, उसके बाद अभाज्य। यानी आज हम आप लोगों के साथ 4 संख्या को खत्म करेंगे। इसी तरीका से आप लोगों को बने रहना है। हम पूरे सिलेबस को खत्म करने के लिए आपके साथ हैं। तो चलिए आज हम सम संख्या पर बात करते हैं। यानी सम संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, यानी 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? सम। सम मतलब बराबर, यानी सम। सम संख्या वह संख्या होती है जो संख्या 2 से पूरी पूरी तरीका से विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। तो चलिए हम आप लोगों के बीच सम संख्या का डेफिनेशन यानी परिभाषा बताते हैं। यानी सम संख्या सम संख्या, अगर इसका परिभाषा आप लोग लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। सम संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 से जिसमें 2 से भाग देने पर वह संख्या पूरी तरीका से विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। सम संख्या वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर भाग देने पर पूरी तरीका से, यानी पूरी तरीका से विभाजित हो जाए, एक भी शेष ना बचे, उसे ही सम संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरी तरीका से विभाजित हो जाए, पूरी तरीका से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे ही सम संख्या कहा जाता है। सम संख्या कहा जाता है। इसका उदाहरण अगर आप लोग लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी सम संख्या आपको हम क्या बोले, वैसी संख्या है ना है जिसमें 2 से पूरी पूरी का तरीका से विभाजित हो जाए। आप लोग सोचिए जरा, जैसे 2 ले लीजिए। 2 में अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, यानी 2 से भाग देते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई शेष नहीं बचता। इसी प्रकार से आप लोग 3 लेते हैं। 3 लेते हैं तो उसमें 2 से भाग देते हैं तो एक शेष बच जाता है। यह संख्या नहीं होगा सम, यानी 3 सम संख्या नहीं होगी। आप लोग अब 4 लीजिए। 4 में अगर 2 से भाग दे करके देखते हैं तो 2 बार में ये पूरी तरीका से भाग लग जाता है। इसी प्रकार से अब अगर आप लोग पूंछ लेते हैं तो ये संख्या पूंछ में नहीं होगा, काहे कि पूंछ में एक शेष बच जाएगा 2 से भाग देने पर। इसी तरीका से आपको देखना है कि वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरी पूरी के तरीका से विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। इसी प्रकार से आप लोग उदाहरण यहाँ पे लिखिए। जैसे अगर इसका जैसे लिखना चाहे तो आप लोग सोच कर लिख सकते हैं। जैसे 2 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी तरीके से डॉट डॉट करके आगे बढ़ता रहेगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों को, यानी किसी भी संख्या पर आप लोगों को परिभाषा नहीं रखना है। हमारे साथ अगर जुड़े रहते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझना है। तो चलिए हम आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझा दिए। अब अगर आप लोगों को इसमें पूछ दिया जाए कि बताओ सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? यहाँ पे अगर लिखना चाहें कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है तो ये 2 हो जाएगा। अगर आप लोग से यह पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या होती है, तो सबसे बड़ी सम संख्या भी अनंत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत। यानी सबसे सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है?
यानी सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी सबसे छोटा भी यहाँ क्या है 2 है। इसी प्रकार से इसका क्या हो जाएगा उत्तर 2। अगर आप लोग से यह पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगी, इनका अभी तक कोई आंसर नहीं पता, यानी अगर लिखना चाहे तो इन्फिनाइट यानी अनंत लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप अगर आप लोगों को यह पूछ दिया जाए कि n सम संख्या के योग बराबर सूत्र क्या होता है, n यानी लगातार सम संख्या के योग बराबर सूत्र क्या होता है, यानी n सम संख्या के योग, n सम संख्या के योग बराबर सूत्र यही होता है n इंटू एन प्लस वन वन इंटू एन प्लस वन। यानी आप लोगों को बोल दिया जाए कि लगातार लगातार 4 सम संख्या का योग, यानी लगातार 4 सम संख्या का योग। जैसे आप लोग यहाँ पे लगातार 4 सम संख्या क्या हो जाएगी, 4 लगातार 4 सम संख्या 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और इसी तरीका से ये सब लगातार सम संख्या, इसका योग पूछेगा तो आप लोग ऐसे जोड़ करके निकालिएगा। लेकिन ये सूत्र पर अगर आप लोग बैठा देते हैं तो ये सूत्र पर आसानी से बन जाता है। जैसे आप लोग को क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, लगातार यानी क्रमागत 4 सम संख्या का योग, लगातार 4 सम संख्या का योग, ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग बनाना चाहेंगे तो इस तरीका से भी बना सकते हैं। जैसे 2 प्लस 4 यानी लगातार आपको 4 गो सम संख्या लेना, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, यानी अब इसको योग करना है, जोड़ना है। तो 4 2 6 6 6 12 12 8 20, यानी इसका उत्तर क्या आ जाता है 20। अगर इसी प्रकार से आप लोग इस सूत्र पर इसको भी बैठाते हैं तो इसका उत्तर भी क्या आएगा 20 ही आएगा। तो चलिए हम आप लोगों के सामने देखा देते हैं सूत्र पर। n का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी n का मान 4 रखेंगे तो यहाँ पे इस सूत्र में खाली n ही है, तो यहाँ n का मान हमें पता है 4 रखेंगे तो फाइनली इसका उत्तर पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे रखते हैं 4 4 4 प्लस 1, यानी ब्रैकेट का क्रिया पहले होगा 4 1 5 5 गुने के 4, यानी 4 5 20। इसी प्रकार से इस सूत्र से भी इसका आंसर क्या आया 20 ही आया, और इस जरिए से भी गए तो इसका उत्तर भी 20 ही आया। अगर आप लोग यहाँ पे बोला जाए तो आपका कौन सा तरीका अच्छा लगा, तो यहाँ पे इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि यह सूत्र के माध्यम से आप लोगों को बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप लोग आसानी से बता दीजिएगा। इसीलिए इस सूत्र को हमेशा हमेशा के लिए होठ पर याद रख लीजिए। तो चलिए हम आज सम संख्या, अगर आप लोगों से यह पूछ दिया जाए कि एक से 100 तक में कितनी सम संख्या है, तो यहाँ आप लोगों का उत्तर क्या हो जाएगा 50 सम संख्या है और 50 विषम संख्या है। और इसी प्रकार से आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि 1 से 100 तक के बीच कितनी सम संख्या है, क्या 1 से 100 के बीच कितनी सम संख्या है, क्या 1 से 100 के बीच कितनी सम संख्या, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 50। इसी प्रकार से आप लोगों को इस सभी सम संख्या के बारे में यह छोटी-मोटी जानकारी यानी अच्छी ये सब जानकारी आप लोगों को रहना जरूरी है, क्योंकि यही सब जानकारी आप लोगों को जो है, अगर आप लोगों को नहीं पता रहेगा तो यही सब जानकारी आप लोगों को आगे चलकर बोर बना देगा। तो चलिए अब हम आप विषम संख्या पर बात करते हैं। अगर इसे लिखना चाहे तो आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब अगर आपको याद नहीं रहेगा तो अगर आगे वाले वीडियो आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ नहीं आएगी। इसीलिए इस सभी को याद रखना आप लोगों को बहुत ही जरूरी है। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। अगर आप लोग को इस पर एक क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा। जैसे लगातार, ये क्वेश्चन आप लोग लगातार यानी क्रमागत 20 सम संख्या का योग, 20 सम संख्या का
योग यानी लगातार विषम संख्या का योग। अगर आप लोग ये सब कॉन्सेप्ट समझ ही गए होंगे तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, इसका उत्तर देने नहीं भूलिएगा। तब हमें भी लगेगा कि ये बच्चा जो हम बताते हैं उसको समझ आ रहा है या नहीं। तो चलिए हम इसको अब मिटा देते हैं। अब हम विषम संख्या पर बात करेंगे। क्या विषम संख्या? विषम संख्या, अगर आप लोग पहले संख्या पर सोचिए, विषम संख्या यानी सम संख्या में क्या हुआ, 2 से भाग दिए तो वो पूरी पूरी तरीका से विभाजित हो गया। अब इसी प्रकार से आप लोगों को विषम संख्या के बारे में सोचना है। विषम संख्या, विषम संख्या पहले आप लोग किसी भी संख्या को लीजिए, उसमें 2 से भाग दे करके देखिए। अगर 2 से भाग देने पर शेष अगर बच जाता है तो वही संख्या क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। यानी सम विषम दोनों एक दूसरे के हमेशा विपरीत होती है। क्या होती है, विपरीत होती है। उसमें शेष नहीं बचा 2 से भाग देने पर, लेकिन इसमें 2 से अगर भाग देंगे तो इसका शेष क्या होगा, बच जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम विषम संख्या, पहले आप लोग इसको समझिए, थोड़ा संख्या पर बात कीजिए। जैसे आप लोग अगर 2 में 2 से भाग देते हैं तो इसका एक भी शेष नहीं बचेगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग 3 में, पहला एग्जांपल, अगर आप लोग अगर आप लोग 2 में 2 से भाग दिए तो क्या हुआ, इसका शेषफल एक भी नहीं बचा, इसीलिए यह सम संख्या हो जाएगी। अगर दूसरा नंबर में अगर आप लोगों को लिखना चाहे 3 लीजिए, 3 में अगर आप लोग 2 से भाग दीजिए, देखिए वहां पर एक शेष बच जाता है, इसीलिए 3 क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। इसीलिए आप लोग अगर उसके बाद आप लोग 4 लीजिए, 4 में देखिए, 4 में अगर 2 से आप लोग डिवाइड कीजिए यानी भाग दीजिएगा तो उसका शेष नहीं बचेगा। अगर आप लोग पूछ लेते हैं उसमें 2 से भाग देते हैं उसका शेष बच जाता है। इसी प्रकार से आप लोगों को विषम संख्या में यह संख्या देखना है कि अगर हम 2 से भाग देते हैं तो उसका शेषफल बचता है या नहीं, बचेगा तो वह हो जाएगा विषम, अगर नहीं बचेगा तो सम हो जाएगा। इसी प्रकार से विषम संख्या का अगर परिभाषा आप लोग लिखना चाहे तो इस तरीका से लिख सकते हैं। क्या, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या जिसमें 2 से पूरी तरीका से विभाजित नहीं हो, यानी जिसमें 2 से भाग देने पर भाग शेषफल बच जाए, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही विषम संख्या कहते हैं। क्या, वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर भागफल, यानी जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल बचे, शेषफल बचे, उसे ही विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। इसी प्रकार से आप लोग इसका अगर उदाहरण लिखना चाहे तो इस तरीका से लिख सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण कौन कौन सा हो जाएगा, जैसे जैसे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद 8 नहीं होगा, उसके बाद 9 हो जाएगा। इसी तरीका से डॉट डॉट करके यह अनंत तक आगे बढ़ता रहेगा। आप लोग इसी प्रकार से इस सभी संख्या को याद कर लीजिए। और हम आप लोगों के अब ये बताते हैं कि n क्रमागत विषम संख्या के योगफल बराबर सूत्र, यानी n अगर लगातार कोई भी संख्या बढ़ रहा है तो उसका योगफल बराबर सूत्र क्या होता है, n स्क्वायर होता है। क्या होता है, n स्क्वायर। तो चलिए हम बताते हैं, n क्रमागत विषम संख्या, n क्रमागत विषम संख्या बराबर n स्क्वायर होता है। यानी अगर आप लोग को बोल दिया जाए कि 5 क्रमागत विषम संख्या का योगफल क्या होगा, उसका अगर स्क्वायर कर दीजिएगा तो उसका जो है फाइनली हमें उत्तर पता चल जाएगा। जैसे आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत 5 क्रमागत विषम संख्या के
योग फल क्या होगा, क्या होगा। आप लोगों के बीच ये हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बोला पूंछ कर्मागत विषम संख्या के योगफल क्या होगा। पूंछ कर्मागत, पूंछ को कर्मागत विषम संख्या आपको ढूंढना है। पहले पहले क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा 1 हो जाएगा, और उसके बाद 3 हो जाएगा, और उसके बाद 5 हो जाएगा। यानी इन सभी का योगफल पता करना है, तो इसमें प्लस देते रहेंगे। 5, उसके बाद 7, 2 2 4, उसके बाद 7 8 9 होगा। अब इसे आप लोग जोड़िएगा तो उसी का, इसको आप लोग को जोड़ करके इसका आंसर पता चल जाएगा। यानी पूंछ कर्मागत विषम संख्या के योगफल, यानी पूंछ वो कर्मागत विषम संख्या का योगफल हमें पता करना है। तो इसको अगर जोड़ के हम जोड़ देते हैं तो इसका हमें पता चल जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं। 3 1 4, 4 5 9, 9 7 16, 9 7 16, 16 9 क्या हो जाता है, 16 4 20 5 25। यानी अगर इसका उत्तर क्या आ गया, फाइनली 25 आ गया। अगर हम इस सूत्र से भी इसको बनाते हैं तो इसका उत्तर क्या आता है, 25 यहाँ आ जाता है। इसीलिए आप लोग सूत्र पर हमेशा फोकस कीजिए, क्योंकि सूत्र जो होता है किसी भी चीज को आसान करने के लिए आता है। जैसे इसी प्रकार से आप लोग जैसे समझिए, यहाँ पे अगर इसी को हम अगर सूत्र के तरीका से बताते हैं, तो जैसे पूछा है पूंछ कर्मागत, तो अब हम पूंछ का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा। अगर अगर हम नए सूत्र के हिसाब से नहीं बताते हैं तो इसको पहले लिखेंगे, सोचेंगे कौन कौन सी विषम संख्या है, तब उसको जोड़ेंगे, तब हमें आंसर पता चलेगा। लेकिन अगर हमें सूत्र फाइनली याद रहेगा तो इसका जो है उत्तर तुरंत ही हम पता कर लेंगे। तो चलिए इसी प्रकार से अब हम आप लोगों को विषम संख्या में बताते हैं कि 1 से 100 के बीच कितने विषम संख्या है। 1 से 100 के बीच 50 सम संख्या है और 50 विषम संख्या है। अगर इसे आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 1 से 100 के बीच 50 विषम संख्या है, विषम संख्या है। यानी 1 से 100 के बीच 50 क्या है, 50 विषम संख्या और 50 सम संख्या है। इसी तरीका से आप लोग फाइनली हमें सूत्र पर आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि सूत्र जो है किसी भी चीज को हमेशा आसान करती है। तो इसीलिए अब हम विषम संख्या पर आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी। अब हम भाज्य संख्या पर चलते हैं। क्या भाज्य संख्या पर, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो और भी बच्चे के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें भी उससे मोटिवेट होगा कि हमारे वीडियो अधिक से अधिक बच्चे के पास पहुंच रही है और हम अपने आप को और अच्छा महसूस करेंगे। तो चलिए हम अब भाज्य संख्या पर बात करते हैं। क्या भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है, जिसका गुणनखंड, यानी वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग पहले किसी भी संख्या पर सोचिए, हम आप लोग को क्या बताएं कि भाज्य संख्या क्या होती है। वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। जैसे आप लोग पहला संख्या लीजिए 2, एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, इसको छोड़ दीजिए। पहले आप लोग 2 लीजिए, 2 के बारे में सोचिए, इसका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है। यानी पहला तो अगर आप लोग गुणनखंड छोड़िए तो ये समझ लीजिए, यानी वैसी संख्या जिसमें एक हो, एक और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से भाग लगे, उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग 2 को 2 लीजिए, 2 एक संख्या लीजिए, क्या 2 संख्या लीजिए, इसको आप लोग जो है इसमें भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो कौन कौन से संख्या से ये संख्या विभाजित हो जाएगी, यानी पूरी पूरी तरीका से भाग लग जाएगी। ऐसा आप लोगों को इसमें सोचना है। पहले तो अगर हम 2 में 1 से भाग देते हैं तो ये संख्या पूरी तरीका से कट जाती है, और अगर हम 2 में 2 से भाग देते हैं तो ये संख्या कट जाती है। जैसे आप लोग समझिए, जैसे हम 2 में पहले 1 से भाग देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। इसी प्रकार से अब हम 2 में 2 से भाग देंगे, 2 में 2 से भाग देंगे तो ये जो है एक बार में कट जाएगा। अब फिर अगर हम 2 में 3 से भाग देते हैं तो ये संख्या विभाजित नहीं होगी। यानी इसका जो है पॉइंट ईयर में शेषफल, यानी पॉइंट ईयर में इसका भागफल आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का कितना गुणनखंड अगर करना चाहे तो कितना हुआ गुणनखंड, यानी 2 कितने कौन कौन से खोरे से कट रहे हैं, यानी क्या बार ये खोरा से कट रहा है। पहले तो 1 से कटा, उसके बाद 2 से कटा, यानी यही उसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। यानी इसका 2 का कितना गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है। एगो 1 है और एगो 2 है। एगो क्या है, एगो 1 है और एगो 2 है। इसी प्रकार से आप लोग अगर समझना चाहिए
तो आप लोग 3 को लीजिए। 3 में भी देखिए कितने बार में तीन तीन कौन कौन खोरा से कट रहा है, यानी 2 गो से अधिक खोरा से जो संख्या कट जाएगी वह हो जाएगी भाज्य संख्या, और जो संख्या 2 गो से कम संख्या से कटेगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी अभाज्य संख्या। लेकिन अभी आप लोगों को हम भाज्य संख्या पढ़ा रहे हैं, इसीलिए आप लोग पूरी तरीका से फोकस कीजिए भाज्य संख्या पर। क्या भाज्य संख्या, अगर हम 3 को एग्जाम्पल में 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे सपोज कीजिए 3 लिए, 3 को हमें देखना है भाज्य है या अभाज्य। तो आप लोग पहले देखिए 3 में 2 से अधिक खुरा में कटता है या नहीं। जैसे आप लोग देखिए 3 में 1 से भाग देंगे, 3 में 1 से भाग दिए तो 3 बार में यह कटती। इसी प्रकार से आप लोग 3 में 3 से भाग दीजिए, क्या 3 में 3 से भाग दीजिए तो एक बार में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। इसी प्रकार से इसका कितना गुणनखंड हो गया, इसका 3 का भी कितना गुणनखंड हुआ, एगो 1 हो गया और एगो 3 हो गया, यानी एगो 1 हो गया और एगो 3 हो गया। लेकिन यहाँ पे भाज्य संख्या में आप लोगों को क्या हम बोले कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा वह संख्या फाइनली भाज्य संख्या होगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे 4 लीजिए, क्या 4, अब 4 को पहले 1 से भाग दीजिए तो ये 4 बार में खत्म, 4 बार में खत्म। अगर आप लोग फिर 4 में 2 से भाग दीजिए, क्या 4 में 2 से हम भाग देते हैं, 2 बार में खत्म। इसी प्रकार से आप लोग 4 में 3 से भाग दीजिए, क्या 4 में 3 से भाग, क्या बोले 4 में 3 से भाग एक बार में, यानी ये तो नहीं हुआ। उसके बाद अगर हम 4 में 4 से भाग देते हैं तो इसका जो है ये कट जाएगा पूरी तरीका से, यानी इसका कितना गुणनखंड हो गया। अगर आप लोग 4 में 4 से भाग दीजिए, क्या 4 में 4 से भाग दीजिए तो देखिए ये एक बार में पूरी तरीका से ये कट जाता है। ये नहीं, इसका कितना गुणनखंड अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं तो इसका कितना गुणनखंड हुआ, यानी एगो 1 हुआ, एगो 2 हुआ, एगो 4 हुआ, यानी फाइनली 4 का कितना गुणनखंड है, 4 का कितना गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है। अगर आप लोग 2 का गुणनखंड देखते हैं तो 2 का कितना है, 2 ही गुणनखंड है, 2 ही गुणनखंड है। अगर आप लोग 3 का गुणनखंड देखते हैं, 3 का भी 2 गुणनखंड है। इसीलिए कौन कौन सी संख्या भाज्य है आप लोगों को अब फाइनली पता चल जाएगा। तो चलिए हम भाज्य संख्या का हम परिभाषा आप लोगों के सामने बताते हैं। इसी इसी उदाहरण से आप लोग परिभाषा भी लिख सकते हैं। जैसे आप लोग जैसे उदाहरण समझ गए होंगे तो परिभाषा भी आप लोग आसानी से बना लेंगे। जैसे कि आप लोग सोचिए, अगर इसे लिखना चाहें तो आप लोग भाज्य संख्या का परिभाषा, भाज्य संख्या, यानी भाज्य संख्या का परिभाषा अगर लिखना चाहे तो इस तरीका से आप लोग लिख सकते हैं। जैसे जैसे भाज्य संख्या वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। क्या वह संख्या, यानी जिस संख्या का गुणनखंड, जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो वह संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है, यानी वह सभी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो वह सभी संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 4 का जो है 2 से अधिक गुणनखंड है। इसी तरीका से 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा, उसके बाद 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये संख्या आगे बढ़ता रहेगा। उदाहरण यहाँ इस सभी को आप लोग नोट करते जाइए, कॉपी कलम लीजिए, उसको आप लोग उसमें आप लोग इस सभी संख्या को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सभी संख्याएं अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या। अगर आप लोग ये सभी संख्या को नहीं समझिएगा तो चैप्टर जैसे 1.2, 1.3, 1.1 में सब आप लोगों को समझने में कठिनाई होगी। जैसे गुणनखंड आप लोगों को समझ में आएगा, वहां पे बोल दिया जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड करो। तो इसी तरीका से आप लोग इन सभी को नोटबुक में नोट करते जाइए, ये सब अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इसका उदाहरण लिखना चाहे तो इस प्रकार से जैसे आप लोग लिख सकते हैं 4, 4, 6, 6 का भी कितना 2 से अधिक गुणनखंड है। अगर आप लोग समझना चाहते तो इस तरीका से समझ सकते हैं। जैसे देखिए 6 को हम पहले 6 को हम 1 से भाग देंगे तो
एक बार में इसका एक गुणनखंड ये भी हो गया, और 6 में 2 से भाग देंगे तो इसमें भी पूरी तरीका से विभाजित हो जाती है। अगर हम 6 में 3 से भी भाग देंगे तो यह पूरी तरीका से विभाजित हो जाती है, और हम 6 में 6 से भी भाग देंगे तो यह पूरी तरीका से विभाजित हो जाती है। यानी टोटल इसका गुणनखंड कितना हो गया, 4 गुणनखंड हो गया। इसीलिए 6 भी क्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या होगी। इसका उदाहरण 4, 6, 8, 9, 10, 12, इसी प्रकार से डॉट डॉट करके यह इन्फिनिट तक आगे बढ़ता रहेगा। तो चलिए हम आप लोगों को भाज्य संख्या अच्छी तरीका से समझा दिए। अब हम अभाज्य संख्या पर बात करते हैं। क्या अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या भी इसका क्या होती है, विपरीत होती है। क्या होती है? विपरीत। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इसका विपरीत होती है। अगर इसे आप लोग लिखना चाहे तो इस तरीका से लिख सकते हैं, वह सभी संख्याएं जिसका जिसका दो गुणनखंड हो जाए, यानी वह सभी संख्या जिसका दो गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे वह सभी संख्या जिसका दो गुणनखंड हो, उसे उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी वह सभी संख्या जिसका दो से यानी दो गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग इसका उदाहरण यानी भाज्य संख्या में आप लोगों को हम समझा दिए। अगर आप लोग फिर से समझना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे समझिए। जैसे अगर आप लोगों को सामने हो जाएगा 2, 2 को देखिए तो कितना इसका गुणनखंड है, एगो 2 एक है और एगो 2 है, यानी इसका टोटल गुणनखंड 2 है। इसी प्रकार से 3 का भी टोटल 2 गुणनखंड है। इसी प्रकार से आप लोग 5 का गुणनखंड देखिए, 5 का भी कितना है, 2 ही गुणनखंड है। इसीलिए आप लोग इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा उदाहरण, उदाहरण 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 में इसे लिखना चाहे तो इस तरीका से लिख सकते हैं, 2, 3, 5, 7, इसी प्रकार से डॉट 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 करते हैं, ये इन्फिनाइट तक बढ़ता रहेगा। अगर आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि तो बताओ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर आप लोगों को पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसीलिए आप लोग इन सभी संख्या को हमेशा याद कर लीजिए, क्योंकि यह सब संख्या अगर आप लोगों को याद नहीं रहेगा तो आपको भी जैसे बोर्ड एग्जाम जब 2027 में आप लोग दीजिएगा तो वहां पर भी आप लोग को बहुत ही कठिनाई होगा। तो चलिए हम जो आज हम पढ़े उन सभी को पहले आंख बंद करके अच्छी तरीका से घुमाकर रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को आज क्या क्या पढ़ाए। पहले हम आप लोगों को सम संख्या पढ़ाए। तो बताइए सम संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसमें 2 से पूरी पूरी तरीका से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। यानी वह सभी संख्याएं जिसमें 2 से भाग देंगे तो वह पूरी तरीका से विभाजित हो जाएगी, वह सम संख्या कहलाती है, वह सम संख्या कहलाती है। अगर हम इसका लगातार सम संख्या के योग बराबर सूत्र क्या होता है, लगातार सम संख्या के योग बराबर सूत्र क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। इसी प्रकार से अगर आप लोगों को हम पूछे कि बताओ कि 1 से 100 के बीच कितनी सम संख्या है, तो टोटल 50 है। अब हम विषम संख्या पर बात करते हैं। विषम संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वह संख्या पूरी तरीका से विभाजित नहीं होती है, उसे ही क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। अब उसका लगातार विषम संख्या के योग बराबर सूत्र क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से अगर आप लोगों को पूछा जाए कि 1 से 100 के बीच कितनी विषम संख्या है, तो आप लोगों का उत्तर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को क्या पढ़ाए थे, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं और भाज्य संख्या कहते हैं। इसी प्रकार से अगर आप लोगों को पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, इसका उत्तर 4 हो जाएगा। अगर आप लोग से आप अभाज्य संख्या पर
पूछे तो अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या हो जाएगी? वह संख्या यानी भाज्य संख्या का हमेशा विपरीत होती है अभाज्य संख्या। जिस प्रकार से सम विषम विपरीत होती है उसी प्रकार से भाज्य अभाज्य एक दूसरे के विपरीत होती है। तो अभाज्य संख्या का अगर आप परिभाषा लिखना है चाहते हैं तो इस तरीका से लिख सकते हैं, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे ही क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या जिसका गुणनखंड 2 से कम हो उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर आप लोगों से सबसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी तो इसका उत्तर 4 हो जाएगा। अगर आप लोगों से यह पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी तो इसका उत्तर अभी तक फाइनली पता नहीं चला है। तो इसीलिए अब हम अभाज्य, अब हम ये सभी संख्या खत्म कर दिया, अब हम अभाज्य संख्या पर बात करते हैं। क्या अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या क्या होती है? वह सभी संख्याएं का जोड़ा जिसका जिसका HCF यानी महत्तम जो है एक हो उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या अभाज्य संख्या पर अब हम चर्चा करते हैं। क्या अभाज्य संख्या। क्या अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? वह सभी संख्याएं यानी वह सभी संख्याएं का जोड़ा जिसका जिसका HCF यानी महत्तम 1 हो वह क्या कहलाती है? वह अभाज्य संख्या कहलाती है। इसका क्या हो जाएगा उत्तर? वह संख्या का जोड़ा वह संख्या का जोड़ा वह संख्या का जोड़ा जिसका महत्तम 1 हो उसे ही अभाज्य संख्या कहा जाता है। अभाज्य संख्या कहा जाता है। यानी वह सभी संख्याएं का जोड़ा जिसका महत्तम समावर्तक 1 हो उसे ही अभाज्य संख्या कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। तो चलिए हम बताते हैं अभाज्य संख्या का जोड़ा कौन कौन सा हो जाएगा। जैसे आप लोग 2 और 3 का महत्तम निकालिए, यानी 2 और 3 का मौसो निकालिए। 2 और 3 का मौसो निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 में 3 से भाग, यानी 2 में 3 से भाग दिए 2 बार में, और उसके बाद ये कट्टी, यानी इसका मौसो क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये 2 और कोमा 3 इसका क्या हो जाएगा? उदाहरण अगर लिखना चाहे उदाहरण तो इसका क्या हो जाएगा? 2,3। उसके बाद फिर अगर आप लोग 4 और 5 पर ट्राई करते हैं तो देखिए 4 और 5 में एक बार देख लीजिए, एक बार में कितना हो जाएगा? एक बार में 4, उसके बाद 1, उसके बाद यहाँ पे 4, यानी इसका भी मौसो कितना आया? 1 आया, कॉमा 4,5, 4,5। इसी प्रकार से आप लोग 5 और 6 पर एक बार चर्चा करिए। तो 5 और 6, 5 और 6, 5 और 6, एक बार में कितना हो जाएगा? ये 5, उसके बाद 5, यानी इसका भी क्या आया? मौसो कितना आया? 1 ही आया। तो इसका भी एक उदाहरण हो जाएगा 6 या 5,6। इसी प्रकार से आप लोग भी और सभी उदाहरण ढूंढ सकते हैं, समझे? इसीलिए आप लोग को आज हम क्लास यहीं तक एंड करते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको किसी भी सब्जेक्ट का डर नहीं लगेगा। तो हम इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो में आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम अगले वीडियो में उन सभी कठिनाइयों को दूर करके आपके सामने आने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई यानी बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी में अभी से ही लगे रहिए।